हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली में G7 कंट्रीज की मीट हुई है सॉदर्न इंग्लैंड में, जिसे होस्ट किया है जस्टिन ट्रूडो ने। और जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग काम किया है। पहला, उन्होंने G7 को बहुत ही ज़्यादा प्रेराइज किया है जो कि वो एक्चुअली में है। और दूसरा, G7 कंट्रीज ने ये प्लेज लिया है पहला कि वो वैक्सीन डिप्लोमेसी को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट करने वाले हैं G7 कंट्रीज के द्वारा, जो डायरेक्टली काउंटर कर रही है चाइना को। और दूसरी काउंटर करने वाली बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलप करने वाले हैं अपने तरीके से, जो कि चाइना को बहुत ही ज़्यादा चुभी है, बिकॉज वो डायरेक्टली हिट कर रही है चाइना के सबसे ज़्यादा एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अगर ये दोनों प्लान सक्सेसफुल होता है तो इससे चाइना को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा हार्म होने वाला है। और आप जानते हैं कि ऑलरेडी G7 कंट्रीज जो कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, और इनकी इकोनॉमी का तो आपको पता ही है, और वर्ल्ड की ये लीडिंग डेमोक्रेसीज है। तो ऐसा होने के बाद ये कोल्ड वॉर 2.0 सीधा सीधा दिख रहा है कि एक अलायंस और अगेंस्ट द बिग बिग कंट्री ऑलरेडी चलने वाला है एक बहुत ही लंबे तौर पे। आइए देखते हैं G7 कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और चाइना को इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि न्यूज में होंगे हैं। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं कि G7 कंट्रीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइए डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस न्यूज में, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, इसमें G7 कंट्रीज को चाइना ने, जाई जिनपिंग ने स्पेशली कहा है कि वो स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो G7 कंट्रीज को बोल रहे हैं कि स्मॉल कंट्रीज को नहीं बोलना चाहिए ज्यादा वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। ऐसा बोलने से पहले जाई जिनपिंग को आई थिंक सोच लेना चाहिए था, बिकॉज ये जो G7 कंट्रीज हैं इसके पावर अल्टीमेट है, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और मिलिट्री स्ट्रेंथ वो चाइना से कहीं ज्यादा है। अगर ये सारे के सारे साथ मिलके चाइना के ऊपर अटैक करे तो इन द फ्यूचर इफ माइट पॉसिबल। अब इसमें है क्या, जब G7 कंट्रीज ने डायरेक्टली बोला कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये जाई जिनपिंग को बहुत ही ज्यादा चुभ गई, क्योंकि ये मल्टी बिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनकी, जो उनका ड्रीम है, वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि G7 कंट्रीज अगर स्टेप इन करते हैं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनके पास वो मनी एंड मसल पावर दोनों है। मसल से मेरा मतलब मिलिट्री है। अब इस न्यूज में ऐसा देने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने जब कहा कि वो वैक्सीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाले, इसके साथ उन्होंने सीधा सीधा नाम भी लिया है पीपल रिपब्लिक। उन्होंने डायरेक्टली चाइना का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने पीपल रिपब्लिक बोल दिया, जिससे चाइना को ये बात बहुत ही ज्यादा चुभी होगी, आप सोच सकते हैं। अब इसके साथ ये देखिए, री इमरजेंस ऑफ चाइना जो है एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर। ये 40 सालों में देखा गया कि चाइना एक ग्लोबल पावर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, मिलिट्री तौर पे भी। अब मिलिट्री तौर पे चाइना अगर अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, जैसा कि आप साउथ चाइना सी में देख रहे हो और भी अलग जगहों पे देख रहे हो, तो इससे डायरेक्टली प्रॉब्लम होता है जो वर्ल्ड के दूसरे पावर्स हैं। अब उनको प्रॉब्लम होने के बाद यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जो कि बीच बीच में आपको देखने के लिए मिलता है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशियन में और इंडियन बॉर्डर्स के पास। तो इससे ये सीधा सीधा तय हो रहा है कि जो सोवियत के साथ कोल्ड वॉर, पहला कोल्ड वॉर था जो कि 1970 से 1990 तक चला था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वो चाइना के साथ होने वाला है, वेस्टर्न कंट्रीज का चाइना के साथ। अब ये G7 कंट्रीज जो है वो साउथ वेस्टर्न में इंग्लैंड में जब उन्होंने मीट की, तो ये एक तरह से थ्रेट तो था ही, बिकॉज आप जानते हैं कि वायरस कहाँ से आया है, चाइना से, जिसे कि हम बहुत बार वुहान वायरस भी बोलते हैं, और हमें इसे लेजिटिमेटली बोलना भी चाहिए, वुहान वायरस। सो जब चाइना का एसर्शन इस तरह से अलग अलग चीजों में बढ़ रहा, उन्होंने WHO को ही बोला कि आप इसे वुहान वायरस मत कहिए। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद चाइना हर एक जगह अपनी मसल पावर दिखा रहा है। इवेंचुअली आप यूएन में भी देखे ही होंगे कि चाइना ने कैसे यूएन के ज्यादातर पोस्ट को अपने कब्जे में कर रखा है, और ज्यादा से ज्यादा जो लाइक लीडिंग जो जजमेंट्स आते हैं वो फेवर करते हैं चाइना को। अब चाइना 40 सालों के बाद आप जानते हैं कि इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो गया है, तो इसके कारण वो खुद को वर्ल्ड पावर में सिंगुलर वन पावर बनाता है। दैट मीन्स वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो कि पावर बटा हुआ विश्व में हो, ऐसा नहीं चाहता, वो यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है। दैट मीन्स उसके पास ही सारा पावर है और वर्ल्ड का इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेशन वो तय करे। ऐसा चाइना का सोचना है, बाय 2049 वो वर्ल्ड को रूल करेगा, वो अमेरिका की जगह ले लेगा। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए वेस्टर्न पावर्स ने चाइना को कॉन्टेन करने का सोचा, और वो G7 के थ्रू और क्वाड के थ्रू किया जाएगा बहुत हद तक। ये सारी अंदाजाएं हैं, लाइक जो पॉलिटिकल जो थिंकर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि डिप्लोमेटिक वे से शायद वो चाइना को इस तरह से काउंटर कर पाएंगे। अब ये जो मेजर पावर्स हैं, इन्होंने G7 के जो मेजर पावर्स हैं, उन्होंने
चाइना के आउटडेटेड जो इंपेरियल माइंडसेट है, इंपेरियल माइंडसेट जो कि ब्रिटेन का हुआ करता था, इंपेरियलिज्म का, दूसरे कंट्री को कब्जाना, उस पर रूल करना और अपने हिसाब से चलना, वहां की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वनरेबिलिटीज का फायदा उठाना, तो ये एक्चुअली चाइना चाहता है। बट इसमें इसको रोकने के लिए G7 कंट्री साथ में आई हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि साथ मिलकर के चाइना के इस माइंडसेट को, जो कोर इंपेरियलिस्ट पॉलिसी वो लोग ला रहे हैं, वो उन्हें रोका जाए। और ये चाइना ही से कहता है कि ये हमारे लिए ह्यूमिलिटेटिंग है, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए G7 के जो इंपॉर्टेंट आउटकम है, इस न्यूज का तो हो गया, और आउटकम में हमें ये जानना होगा कि आखिरकार G7 कंट्रीज ने क्या ऐसा फैसला लिया है जिससे चाइना को भी ये बात हर्ट की है और ग्लोबल वर्ल्ड अफेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों ये कंट्रीज की आपको पावर्स पता है, इन्होंने एजेंडा एम किया है टैकलिंग द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। पहला है जिसमें एंडिंग द पैंडेमिक बाय इंश्योरिंग द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन बाय 2022। इनका ये कहना है कि 2022 तक ये ग्लोबल वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि वर्ल्ड में हर एक बच्चे तक वैक्सीन पहुंच पाएगा बाय 2022 तक। अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वो वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसके दम पे ये ऐसा बोल रहे हैं। एक्सेलरेटिंग द एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। अभी अंटार्कटिका का आपने न्यूज देखा होगा कि वो 3 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। हमने आईपीसीसी और पेरिस क्लाइमेट में डील में 1.5 डिग्री सेल्सियस का प्लेस लिया हुआ था, बट एक्चुअली में हमें इसे बढ़ाना होगा। अगर हमने ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जिस तरह से अंटार्कटिका में तेजी से आइस पिघल रही है, उससे बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारे टेम्परेचर जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड के चेंज हो जाएंगे और वो एक ग्लोबल वार्मिंग हीट की ओर जाएगा। कर्विंग द पावर ऑफ मल्टीलैटरल कंपनीज विथ अ न्यू ग्लोबल टैक्स रिजाइम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे रेड में किया हुआ है। आपने देखा होगा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी जब शुरू हुआ था तो अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग शर्तों के साथ आई और वो अपने तरीके से चाहते थे मल्टीनेशनल कंपनीज की वो रूल करे। आपने अभी ट्विटर का केस इंडिया में देखा होगा, वो कैसे गवर्नमेंट्स को मोल्ड करते हैं। रिसेंटली उन्होंने अभी एक प्रेसिडेंट को भी बैन कर दिया था, अफ्रीकन प्रेसिडेंट को, ट्विटर से और फेसबुक। ये लोग अपनी कंपनीज के द्वारा एक अलग ही कंट्री चलाते हैं जिसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज को न्यू ग्लोबल टैक्स रिजाइम में लाने का G7 कंट्रीज ने सोचा है, जिससे हर एक कंट्री को फायदा होगा और इससे मल्टीनेशनल कंपनीज भी लॉन्ग टर्म तक हर एक कंट्री में सस्टेन कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों हमें यह जानना चाहिए, आपको आई थिंक आइडिया तो होगा ही, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं G7 कंट्रीज फॉर्म क्यों हुई थी। जब एक्चुअली में ह्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस किया था वर्ल्ड में 1970s के आसपास, तो फर्स्ट ऑयल शॉक हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज ने ऑयल देना बंद कर दिया था, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सऊदी अरबिया ने ये प्लेज लिया था। और ऐसा होने के बाद ब्रिटेन वुड्स जो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम था, ब्रिटेन वुड्स फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको पता होगा, ये एक्चुअली कोलैप्स कर गया था 1970 में। अब ऐसा होने के बाद उन्हें एक नया सिस्टम चाहिए था जिससे वो सही तौर पे चला सके और कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि उनके साथ दे सके। तब G7 कंट्रीज साथ आई और उन्होंने इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज भी अपने आप को संभाला और नया फिक्स एक्सचेंज रेट तय किया जिसमें यूएस डॉलर अभी बहुत ही ज्यादा चलता है। अबाउट G7 है क्या? G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है जो कि इंटर गवर्नमेंटल है। दैट मीन्स उनके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होती है और ये फॉर्मल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी फैसले होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं और उसकी वैलिडिटी होती है। अब इसको कौन कौन कंट्रीज है इसमें आपको याद रखना चाहिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आप समझ सकते हैं ये सारी कंट्रीज कितनी पावरफुल है और ये क्या कर सकती है। इसीलिए जाई जिनपिंग को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि स्मॉल कंट्रीज क्या कर सकती है बड़ी कंट्रीज के खिलाफ। खैर ये तो बाद में देखने वाली बात होगी कि जाई जिनपिंग अपने स्टेटमेंट पे रहते हैं कि नहीं और वो चेंज होते हैं कुछ ऐसा। इसके साथ G7 जो है 60% ऑफ ग्लोबल नेट वेल्थ रखता है दोस्तों। दैट मीन्स 60% ऑफ द GDP कंट्रोल करता है G7 कंट्रीज ओनली, और बाकी के जो कंट्रीज हैं आप सोच सकते हैं उनके पास मात्र 40% ऑफ द GDP है। ये इतने ग्रेट पावर्स हैं कि वो ग्लोबल अफेयर्स को मेंटेन करते हैं, उनके साथ क्लोज इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं। इनके तरफ से जो फंडिंग्स आती है वो सबसे ज्यादा है यूएन में। इनके तरफ से जो स्टेप ली जाते हैं वो ग्लोबल नॉर्म्स तय करते हैं अभी। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि G7 कंट्रीज स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से ही आप सोच सकते हैं 60% ऑफ द ग्लोबल GDP दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस।
बी सेफ।